2 और 3 दिसंबर की रात एक ऐसी रात जिसमें कई लोगों की जिंदगी बदल गई। गैस त्रासदी ने कई परिवारों को रातों रात उजाड़ दिया। तबाही का वो मंजर इतना खौफनाक था कि 36 साल बाद आज भी लोगों की आंखों में उस रात का दर्द झलक उठता है। उस रात हजारों की संख्या में लोगों की जान गई, मगर आज भी उस दर्द को लोग झेल रहे हैं। उसी रात की हर कहानी आज फिर से हम जिंदा कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज हमारी खास पेशकश, वो फिर ना आए। दो दिसंबर 1984 की वो खतरनाक रात, जब पूरे शहर के लोग सुकून से अपने परिवार वालों के साथ चैन की नींद सो रहे थे। अचानक से उनकी आंखों में जलन होने लगती है, उनको घबराहट होने लगती है और देखते ही देखते पूरा भोपाल चीखों से गूंज उठता है। सड़क पर लाशें बिछ जाती हैं, उन लाशों को ट्रक से ढोया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। 36 साल हो जाने के बावजूद भी आज यहां रहने वाले लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी, आधी रात सड़कों पर भागते लोग, चीखते लोग, अपनी आंखों में जलन महसूस करते लोग, मगर किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। तभी कानों में आवाज आती है, भागो भागो, गैस रिसी है। गैस? कौन सी गैस? वह कौन सी गैस थी जो लाखों लोगों को लील गई? वो कौन था जो जुर्म करने के बाद सजा न पा सका? वो कौन सी गैस थी? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ तो मिल गए, मगर वो लोग जो उस गैस ने, लापरवाही ने असमय मौत के आगोश में सुला दिए, वो कभी फिर से लौट कर नहीं आ पाए। उस रात डॉक्टर सतपति ने जो देखा, उसका दर्द आज भी उनकी आंखों में देखा जा सकता है। करीब मुझे 2-2:30 बजे मेरे तत्कालीन प्रोफेसर हिरीश चंद्रा मेरे घर पहुंचे ईदगाह में, और उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी कैजुअलिटी पहुंचो कि मृत्यु जो हुई है वो हमारी कल्पना से परे है। तो मैं इमीडिएटली रवाना हुआ। तो जो मस्जिद है, जो बड़ा मस्जिद, उस मस्जिद से लेकर मेडिकल कॉलेज के पूरा का पूरा एरिया मरीजों से और मृतकों से अटा-पटा था। कोई गैस्पिंग का है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई खांस रहा है, मरीज के रिश्तेदार भी पड़े हुए हैं। पूरा समाज, पूरा मीडिया, पूरी सरकार सिर्फ 3 दिसंबर को ही गैस पीड़ितों की याद करती है। इस बीच गैस पीड़ित वाले कैसे रह रहे हैं, उनका पुनर्वास का क्या हुआ, कितने मरे, कितना जिंदा रहे, और कौन कौन अभी अपाहिज मरने की कगार पे है, उसका न मैंने सुध लिया, न आपने सुध लिया, न सरकार ने सुध लिया। अब याद कर रहे हैं आज हम उस रात को जो अपने आप में आज भी खौफ पैदा कर देती है, मगर कभी उनका दर्द भी देखा है जो आज तक उस दर्द को पाल कर बैठे हैं। ऐसा ही कुछ लक्ष्मीबाई की कहानी है, सुनिए और दर्द महसूस कीजिए। वही खत्म हो गए रात में ही, वही रात में। और एक छोटा वाला था, जरा सी दुगदुगी थी उसको, तो उसको भी मुर्दे में धकेल दिया। अब वो 4-5 बच्चे और 2 बो, इतने इंसान मरे थे उनके घर के। जी, अब वो मर गए बेचारे, तो फिर वो ले गए ट्रक में भर के मुर्दे के ऊपर, मुर्दे के ऊपर।
उस समय का देख के तो दिल दहलाता है ऐसे। वो दिन आया था वो दिन को देख के तो बस ये मन नहीं करता कि किसी के पास कोई बात करो। देख के लाशें ट्रकों में रखती हैं जी, एक के ऊपर ही एक, मैं कह तो रही हूँ। तो रोड पे ये सोच लो कि जैसे कोई कचरे का ढंढेर लगा। बस स्टैंड इतवारे बुधवारे में जिसमें थोड़ी क्षमता थी वो तो टिके रहे, जिसमें क्षमता नहीं थी वो एकदम डायरेक्ट गिर गए और मर गए। ट्रकों से जनता भेली हुई, उन जनता के साथ में का के हम ढूंढते ढूंढते अपने मरघट के गेट पे आए। ट्रकों से लाशें, जाने कितने हिंदू और कितने मुसलमान। उस लाशों में कुछ को कफन मिला, किसी को कफन भी नहीं मिला। उसमें स्पिरिट डाल डाल के, घासलेट डाल डाल के लाशें बुझाई हैं। मेरे घर में दिक्कत, मेरी एक बेटी मर गई उसी टाइम, और मेरी आँखों में भी जलन है, मेरे को गले की भी कैंसर की भी बता दिया, मेरे को सारी बीमारी है, मेरा कलेजा कमज़ोर हो गया, हाथ पैर से लाचार हो गई, आँखों से भी कम दिखने लगा। कुछ लोग अपने घरों में ही रहे तो कुछ अपनी जान बचाने अपने घरों से निकलकर भागने लगे, लेकिन शायद उनकी ये अपनी जान बचाने की कोशिश गलत साबित हो गई। जो लोग बाहर निकले थे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहीं घर के कुछ लोग तो पूरा परिवार ही लुट गया। लेकिन हम फर्रे का मकान था हमारा, तो भागे ही नहीं, हम लोग घर में ही दबे रहे बिस्तर में। बिस्तर में फिर 3 घंटे तक हम लोग दम हमारा उसी में घुटता रहा। इसके बाद हम थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया, तब जाके बिस्तर हटाया। क्या बताए, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, तो भैंसे मरी पड़ी है, तो कोई किधर भागा है, तो कोई किधर भागा, पता ही नहीं चला। सड़क पर थे, रोड पर भी पड़े थे बहुत से, उठा उठा के लोगों ने ले गए। अब कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था, कौन पहचानेगा उसमें। फिर भी आंसू बंद नहीं हो रहे थे हमारे, 4 दिन तक आंसू बंद नहीं हुए। कई सालों के बाद लोगों को साफ पानी मिला है, पर कुल मिला के समस्या है कि जब तक रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब जहरीले कचरे की सफाई डाउ केमिकल से नहीं कराएंगे, तब तक ये जहर और बढ़ता जाएगा। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो पानी पी रहे हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पानी में जहर है। यूनाइटेड नेशंस 12 ऐसे केमिकल्स हैं जिनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोला जाता है, जिसका मतलब है कि वो बहुत लंबे समय तक आपके शरीर और आपके एनवायरनमेंट में रहेंगे। उस भोपाल के पानी में 12 में से 6 पॉप्स पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से लोगों के और बच्चों के जिगर, गुर्दा, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ते हैं और बच्चों के अंदर जन्मजात विकृति पैदा होती है। आज गैस त्रासदी की 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस गैस त्रासदी का असर लोगों में दिखाई दे रहा है। कई घरों में बच्चे पैदा तो हुए, लेकिन उनकी हालत देखकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे दोनों बच्चे देखो विकलांग हैं। सरकार तो आंख मूंछ के बैठी हैगी। अब मैं कैसे क्या करूं इनका। बड़ा वाला 21 साल का है, छोटा वाला 20 साल का है। हम गैस पीड़ित हैं, उसके पापा भी गैस पीड़ित हैं। इसके पापा जब तक दवाई नहीं खाते अब तक काम नहीं बनता, और मैं हूँ जब तक मैं कर रही हूँ, फिर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होएगा। कुछ भी नहीं कर रही सरकार तो। वो पैसे आते थे पेमेंट, वो भी बंद हो गई, दोनों की 150-150 रुपये। 3 महीने से पैसे नहीं आ रहे। हमारी एक बेटी है, वो गैस पीड़ित, वो उसी की कमाई पे हमारा परिवार पल रही है। 2 मेरे पोते हैं, एक 20 का हो गया, एक 21 का हो गया, 1.5 साल के छोटे बड़े। 2 ही बच्चे मेरे लाशों की तरह घर में पड़े, गली नंबर 10 में, मकान नंबर 417 में, कम्प्लेक्स के पास। वो मेरे पोते हैं। एक मेरी बेटी मर गई। ये सोचो कि ना तो वो मौत में है ना वो जिंदगी में है। अगर हमारे सामने मर गए तो उनकी मट्टी ठिकाने लग जाएगी, और अगर हमारा मरने के बाद मरे और उनके माँ बाप गैस पीड़ित हैं, उन बच्चों की क्या दशा होगी। साल में 1 बार 2 बार ये लोग आते सब, और पूछताछ के दिल दुखा के नहीं चले जाते। खुशी कोई नहीं मिलती हमें, सिर्फ दुख और उस भयानक रात की नज़ारा याद आता है। इससे आगे और हम क्या बताएं। अभी अच्छे होते तो तुम्हारी उम्र में मेरे दोनों पोते नजर आते हैं। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली चिंगारी एसोसिएशन ने बताया कि गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी विकलांग ही पैदा हुई है, लेकिन सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कोरोना के चलते इन बच्चों को सही रूप से शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए कई बार सरकार से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है।
विकलांग बच्चे आज पैदा हो रहे हैं गैस त्रासदी की वजह से। उनका पुनर्वास करने हेतु हम लोगों ने चिंगारी ट्रस्ट की स्थापना की है और आज हमारे पास 1100 बच्चे हैं, जिसमें से 300 बच्चे हम रोज़ बुलाते हैं। उसमें से 180 बच्चे करीब डेली आते हैं जो यहाँ पर थेरेपी लेते हैं और उनको खाना देके हम लोग अपनी गाड़ियों से बुलाते हैं और उनको घर पहुँचाते हैं। हमारे बच्चे में सेरेब्रल पॉलिसी की है जिससे उनका पूरा शरीर बेकार रहता है, हाथ पाँव नहीं चलते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। उसके बाद ऑटिस्ट बच्चे हैं और मूक बधिर जो बच्चे बोले जाते हैं वो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ सारी एक्टिविटी करा के उनको अपनी ज़िंदगी में लाया जाता है। आज की तारीख में भी तीसरी पीढ़ी में जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज हमारे यहाँ पे एक 10 महीने का बच्चा और एक 11 महीने का बच्चा है जो भी मैंने तीसरी पीढ़ी में आके विकलांगता उसमें समझ में आ रही। चिंगारी 2 सितंबर 2006 से चल रहा है और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 70 बच्चे लिए थे। हमें जो अवार्ड मिला था, अमेरिका में अवार्ड मिला था, उसमें हमें $1,25,000 मिले थे। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि इस पैसे से हम इन बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाएंगे और 2006 में हमने इसकी स्थापना की है। और इसमें सबसे पहले 70 बच्चे आए। 70 बच्चों का जब शुरुआत हुई थी तो इतने नहीं मालूम था कि इतनी तादाद में बच्चे हैं, इतने ज़्यादा भोपाल में बच्चे गैस पीड़ितों के पैदा हो चुके हैं और एक वक्त का खाना और मेडिसिन वगैरह उनको निःशुल्क दिया जाता है। और जिसमें से अभी 170 बच्चे अभी नॉर्मल होकर अपने स्कूलों में जाने लगे हैं और जो बच्चे ठीक होकर चले जाते हैं उनकी जगह पे हम दूसरे बच्चे ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी शोध नहीं है कि हम इतने बच्चों को ले पाएँ। सरकार से हमारा कहना है कि चिंगारी एक उदाहरण के रूप में यहाँ खड़ी है। वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो उनके पास जगह की कमी है, ना पैसे की कमी है। वो एक बड़ा सा पुनर्वास बनाएं और डाउ केमिकल से अतिरिक्त मुआवजा मांगे इनके लिए। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें आंकड़े पेश करें और उनसे सुप्रीम कोर्ट में ये बताएं कि इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। इनके लिए भी डाउ कंपनी को जिम्मेदारी लेना चाहिए और डाउ केमिकल इनकी जिम्मेदारी लेकर इनकी खुशहाली के लिए काम करें ताकि ये इज्जत की ज़िंदगी जी सकें और ये दुनिया के सामने एक उदाहरण होगा कि बच्चे ये ठीक हो सकते हैं। ये हमने बताया है, ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी आज गैस पीड़ितों में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर सद्भावना क्लिनिक पिछले कई सालों से गैस पीड़ितों के बीच काम कर रहा है। पहले 10 सालों में ही कि गैस पीड़ितों के श्वसन तंत्र, आँख, उनकी रोग प्रतिरोधक तंत्र, उनके प्रजनन तंत्र, उनकी तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन, ये सब प्रभावित हुए हैं। साथ ही ये आनुवांशिकता पर भी प्रभाव छोड़ा है, जिसके वजह से अगली पीढ़ियों में दिक्कतें पाई गई। ये पहले 10 सालों में हुआ, लेकिन 10 साल बाद सारे रिसर्च बंद हो गया और उस समय तक ये लाक्षणिक इलाज होता रहा। गैस पीड़ितों को सरल और असरदार इलाज दिया जा सके और इसके लिए हम लोगों ने जो नया प्रयोग किया वो है अंग्रेजी इलाज के साथ साथ आयुर्वेद, जिसमें पंचकर्म शामिल है, और योग। इन तीनों विधियों से मिलाकर हम इलाज देना शुरू किए। तो अब तक, और ये सिर्फ गैस पीड़ितों को और यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ितों के लिए, जैसे जो प्रदूषित भूजल से जो प्रभावित हुए, जिन तंत्रों में क्षति पहुंची थी पहले, उसके अलावा अभी जो हाल के सालों में देखने को मिल रहा है वो है कि गैस पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, अलग अलग तरह की एलर्जी, ये तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं और उसी अनुसार हम लोग इलाज भी देते हैं, जैसे मैंने कहा, तीनों विधियों को मिलाकर। और अभी हमने जो देखा है आंकड़ों के विश्लेषण के वजह द्वारा, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है उसमें आया है कि क्या क्या मिथाइल आइसोसाइनेट से हो सकता है। ये समझ में आता है कि उससे भी कोई मदद नहीं ली गई है। तो जानकारी का अभाव है और अस्पताल में जिस ढंग से काम होना चाहिए, जिस ढंग से लोगों को सही इलाज, जो दवाइयाँ उन्हें नुकसान न करें बल्कि उनको मदद करें, और ख़ास करके जैसे मैंने बताया योग जो दवा रहित इलाज है, जो काफ़ी सारे गैस पीड़ितों के तकलीफ़ों में काफ़ी आराम दे सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी घटना मानी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी है। इतने साल बाद भी गैस पीड़ित इसका दंश झेल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं।
लाख कोशिश के बाद भी गैस पीड़ित इस औद्योगिक त्रासदी को भुला नहीं पा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी से अकेले भोपाल में ही लगभग 58% मौत गैस पीड़ितों की हुई है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी मौत का दर गैस पीड़ितों में कोविड-19 की वजह से 6.5 गुना ज्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि 1984 में जो उनको चोट पहुंची यूनियन कार्बाइड की गैस की वजह से वो स्थायी है, और इसीलिए आज भारी मात्रा में मतलब 6.5 गुना ज्यादा वो खत्म हो रहे हैं। उस बात की भी कोई चिंता नहीं। इन्फेक्शन रेट, कितने लोगों को और इन्फेक्शन हो रहा है, इस पे भी हमारी सरकार ठीक से आंकड़े नहीं रख रही है। तो कुल मिला के पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक पुख्ता सबूत है कि कार्बाइड और डाउ केमिकल के जहर आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी मौतें कोविड-19 से इतनी ज्यादा हो रही हैं। हम सब बहुत दुखी मन से हर साल गैस कांड की त्रासदी की वर्षगांठ मनाते हैं। ये बात सही है कि उस समय की तात्कालिक कांग्रेस की सरकार ने गैस पीड़ितों के हितों के साथ कुठाराघात किया, एंडरसन को भगाने का प्रयास हुआ, और उसी के कारण गैस पीड़ितों को जो सही मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया। कांग्रेस की सरकार लगातार केवल बयान देती रही, और लंबे समय तक गैस पीड़ितों का पक्ष कोर्ट में बहुत दमदारी के साथ नहीं रखा गया। बहुत शर्म की बात थी कि सालों तक जो केस कोर्ट में लगा था मुआवजे को लेकर, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार पार्टी ही नहीं थी। आर्थिक पक्ष, सामाजिक उत्थान, रोजगारोन्मुखी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सब बातों को लेकर हमारी सरकार गैस पीड़ितों के उन्नयन में लगी है। चाहे गैस पीड़ितों का स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे गैस पीड़ितों का आर्थिक पक्ष हो। और भोपाल पर एक जो काला दाग है यूनियन कार्बाइड का परिसर, उसमें हम रोजगारोन्मुखी मेमोरियल बनाना चाहते हैं। वहाँ पर एक मेमोरियल बने और वहाँ पर गैस पीड़ितों को रोजगार मिले, ये हमारी योजना में है। हम जल्द से जल्द इस पर भी काम करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने। ये वो फैक्ट्री है जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मौत की नींद सोने वाले तो सो गए, लेकिन जो लोग लाखों की संख्या में जो लोग पीड़ित हुए हैं वो आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कहीं को पेट में जलन। आज भी जो कई लोगों के यहाँ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली फिट नहीं है। कैमरामैन राकेश के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए रेखा, भोपाल।